आइए आज के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। बलूच प्रांत में आतंकी हमला हुआ, बड़े विचित्र स्थिति हुई। मुनीर भी परेशान, सब कुछ परेशान। वहाँ पर नेट बंद और बम विस्फोट हुए, धुआं हुआ कोयटा, और वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति बनी। अब ऐसा लग रहा है कि बलूच प्रांत पाक से कट चुका है। मुनीर की भी राजनीति फेल हुई, पूरा हड़कंप मचा हुआ। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है, जो ट्रंप और नाउ ने शांति वार्ता प्रस्ताव रखा 20 सूत्री, उसको हमास ने नकार दिया। इस पर ट्रंप बहुत चिढ़े और उन्होंने यहाँ तक किया कि 4 दिन में इसको स्वीकार कीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहिए। देखते हैं क्या होता है। हमने तो पहले ही आपको बता दिया था कि इस प्रकार का नाटक हो रहा है, ये है। और 4 देश हैं जिन्होंने शांति प्लान को समाप्त कर दिया और इजराइल पर हमले जारी। और हो सकता है कि अब इजराइल पर उनका अधिकार हो जाए। अब यहाँ पर हमास ने यरूशलेम में धमाके किए। धार्मिक शहर है, वहाँ धमाके होना नहीं चाहिए, किंतु वहाँ पर धमाके हो रहे हैं। अब क्या बताएं क्या स्थिति बनेगी विश्व में, कुछ कह नहीं सकते। और वो कतर के तो बागी तेवर है ही, परंतु यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हमारे सामने आई है कि सऊदी अरब के कुछ राष्ट्र अमेरिका के साथ क्यों जा रहे हैं। जबकि इस्लामिक नाटो बना दिया ना, तो उसके हिसाब से ही चलना है, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के कुछ राष्ट्र हो रहे हैं। उनको शंका है कि ईरान है ना नाटो का सुपर बन जाएगा। जो भी होता है, क्या होता है, क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा, किंतु मामला बड़ा रोचक हो गया। अब नाउ ने कतर के शाह से माफ़ी तो मांग ली गिड़गिड़ाते हुए, किंतु सही मतलब क्या है, छिपा हुआ रहस्य क्या है, अभी किसी को पता नहीं। अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी विद्रोह शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया अमेरिका में। ये ट्रंप चाहते क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है विश्व की। और एक बार तो अब विश्व में युद्ध तो होगा, विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा। अब समुद्री मार्ग से भी इजराइल पर हमले हो जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र। होती ने एक जहाज पूरा ही डुबो दिया, सारा कर दिया। अब ये ईरान है ना, हो सकता है कि इजराइल पर भयंकर हमले शुरू कर दे। ठीक है, अब जो भी स्थिति होगी ना वो निपटा जाएगा। और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया राष्ट्र संघ में, किंतु अमेरिका खुश नहीं है। उसने कहा कि ठीक है किया ना, तो उसने वो शांति प्रस्ताव लाकर वहाँ फिलिस्तीन को एक खाली निर्माण करो, ये सड़कें बनाओ, ये करो, यहाँ तक सीमित कर दिया। बाकी सारे संचालन अधिकार अपने हाथ में रखे। इसीलिए हमास ने शांति प्रस्ताव को नकार दी। ये छाती खेल हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये मानवता के दुश्मन क्यों बने हुए हैं, नरसंहार क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल। ये तो विदेश की बात है। अब हम आइए हम भारत की बात करते हैं। भारत में आज बड़ी विचित्र स्थिति बनी। संघ के शताब्दी वर्ष का समारोह शुरू हुआ। उसमें पीएम मोदी ने एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया और संघ के बारे में न जाने क्या क्या बातें कह डाली। अब जब लोगों ने देखा ना कि अरे मोदी जी ने संघ के बारे में इतना झूठ बोल दिया, इससे संघ की और प्रतिष्ठा गिरी, मामला बड़ा विचित्र हुआ।
क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखते हैं। और ये शायद मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघ पर मक्खनों के ट्रक डाल दिए। अब मोहन भागवत क्या होगा? अब तो यहाँ पर यह हो गया कि गुजराती गैंग मोहन भागवत को हटाने की भी मुहिम चला रही है। हटा दिए जाएंगे, पूरा प्रचार चालू है। और जो गुजराती गैंग है ना, संघ पर भी अपना अधिकार करने की तैयारी में है। ये संघ का शताब्दी वर्ष क्या मना, ये तो ये गुलामी वर्ष का समारोह शुरू हो गया। अब देखिए क्या होता है। सीबीआई गवाही की माने भी है ना, संघ का पोस्टमार्टम कर दिया, उनके सारे राज उजागर कर दिए। इससे भी संघ की प्रतिष्ठा गिरी। एक साथी षड्यंत्र रचा था कि अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी सब को अपना गुलाम बनाने के लिए सीबीआई की मां को समारोह का मुख्य अतिथि बनाया। आमंत्रण भी छाप दिए, किंतु उन्होंने तो नकारा कर दिया कि मैं आना ही नहीं चाहती। और फर्जी पत्र वत्र इसकी भी न जाने क्या क्या राजनीति हो रही है। तो संघ का शताब्दी वर्ष का समारोह भी है ना, बड़ा विवादों का बन गया। अब क्या क्या नाटक होंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। संघ है ना पूरे देश की जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है, ये तो तय है। शैक्षणिक संस्थाएं हैं, दूसरी अन्य संस्थाएं, सब में उसके लोग घुसे हुए हैं। उसकी मानसिकता वाले लोग पदों पर स्थापित किए जा रहे हैं और किए गए हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। जो भी हो, अब यहाँ पर आइए आदित्यनाथ, जो अपने आप को योगी कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई योगी। आदित्यनाथ है, एक राजनीतिक नेता है और एक जातिवादी नेता हो गए। ये बड़ा हुआ। अब आए लो मोहम्मद को लेकर उन्होंने जो मुस्लिमों के खिलाफ दमन चक्र चलाया ना, उसकी पूरे देश में निंदा हो रही। देश में नहीं, विदेशों में भी निंदा हो रही है। और उसका प्रभाव क्या हुआ पता है? सऊदी ने भारत के तेल निर्यात पर बैन लगा दिया। अब बोले यहाँ पर इस देश में क्या होगा? पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी योगी ने। अब इस गुजराती गैंग को समझ में आया कि अरे ये आदित्यनाथ ने तो अपने ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया, अपने को ही डैमेज करने का कर दिया, अपनी ही बदनामी करवा दी, मुस्लिमों से दुश्मनी करवा दी। तो इस गुजराती गैंग ने एक साथी षड्यंत्र रचा कि अरे मोदी जी ने कह दिया कि आदित्यनाथ को हटाओ, क्योंकि आदित्यनाथ ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर दी थी। वे कह रहे थे कि नहीं, मैं ही हूँ, हिंदुत्व का रक्षक मैं हूँ और कोई नहीं है। इससे भी मोदी को धक्का तो लगा, अमित शाह को सबसे ज़्यादा धक्का लगा, और इसीलिए यह हिंदू कार्ड आदित्यनाथ खेल रहे। अब इसका असर बहुत बड़ा गलत होने जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। और ये जो गुजराती गैंग और ये जो आरएसएस है ना, संघ, ये देश के हित में काम नहीं करना चाहते। ये तो देश में एक गृह युद्ध की स्थिति, हिंसक गृह युद्ध करवाना चाहते। अब जो मुस्लिमों के खिलाफ सभी प्रदेशों में जो नाटक हो रहा है ना, वो चलने वो फ्लॉप हो जाएंगे। जनता समझ चुकी है। अभी मैं एक समाचार देख रहा था, समाचार में आया कि यूपी की हिंदू युवा वाहिनी ने भी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, हटाने की बात करने लगे। अरे भैया, क्या कह सकते हैं? क्या कब किसकी आस्था क्या बदल जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये मोदी जी ने एक अपने खुफिया तंत्र से पता लगाया कि आदित्यनाथ का वास्तविक चरित्र क्या। खुफिया तंत्र में बड़ी विचित्र रिपोर्ट है कि इन्होंने एक गैंग बना रखी जो अपराध करती है किसी भी तरीके से, और यूपी में अशांति पैदा करना चाहती। और ये हमारी केंद्र सरकार है, इसको भी बदनाम करना चाहती है। तो अब ये
आदित्यनाथ को हटाने का भी प्लान बन गया। बहुत जल्दी से जल्द वे हटा दिए जाएंगे। केशव मौर्य नेतृत्व कर ही रहे, वे भी क्यों आदित्यनाथ के खिलाफ है, वो भी अब मैदान में और सशक्तता के साथ अपना कर्तव्य दिखाएंगे। अब ये भी सारा नाटक हो गया। चले, अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी, महंगाई भत्ते में। ये दिवाली का उपहार दीजिए। ठीक है भाई, दे दिया, अब क्या कर सकते, दिए जाओ। सबको है ना मूर्ख बनाते जाओ किसी भी तरह से, क्योंकि आपको तो सत्ता पे काबिज लेना है, इसलिए आप हर प्रकार के नाटक करोगे, करते रहिए। परंतु अब जनता अपने आप में बड़ी विचित्र हो स्थिति में है। वो सब सारे राज जान चुके, सारे हकीकत जान चुकी है, और इस गुजराती सरकार का पूरा चरित्र भी जान चुकी है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात है, बिहार ये जो चुनाव आयोग है ना, मोदी जी का गुलाम है ना, भाजपा का प्रवक्ता ही है। उसने बिहार के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया। परंतु मजेदार बात है, 65,000 वोट तो हटा दिए गए, नाम हटा दिए गए, और 21 लाख नए मतदाता आए, 65 लाख हटा दिए गए। ये आखिर का क्या खेल चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? अब सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा हैरान है कि अरे जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा देता है चुनाव आयोग, फॉलो नहीं करता है। अब तो यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब बिहार की जनता भी है ना बड़ी विचित्र स्थिति में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, नई मतदाता सूची का क्या असर आएगा ये भी देखना है। तो उसके पीछे का राज ये आया कि जो अभी तक बिहार में भाजपा नीतीश के आधार पर रहती थी, उसके आधार पर राजनीति करती थी। तो उसने कहा कि नीतीश के आधार वाली राजनीति समाप्त कर दो। तो उसने SIR के नाम पर फर्जी मतदाता सूची तैयार करवा दी। अब देखते हैं क्या होता है। और JDU तो खत्म हो जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में नीतीश क्या करेंगे? नीतीश को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सबसे पहले तो वो केंद्र की सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले, पत्र दे दे। दूसरा, वो NDA छोड़कर महागठबंधन में शरीक हो जाए, उसके साथ जुड़ जाए, तो JDU का अस्तित्व बच जाएगा। अब JDU में लोग त्याग पर दे रहे हैं, वो RJD में जा ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को यही कदम उठाना चाहिए कि वे NDA छोड़कर RJD और महागठबंधन में शरीक हो जाए। इससे जो मतों का ध्रुवीकरण है ना, जो बंटवारा होने वाला है, वो महागठबंधन में केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। अब नीतीश क्या करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। और वे भी थोड़े अहंकारी तो है, क्योंकि जब वे एक बार यहाँ रेल मंत्री थे उज्जैन आए थे, जब मैंने उनसे चर्चा की थी ना, तो उनका अहंकार मेरे सामने आ गया था। ये भी होता है ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, किसको क्या कहे, क्या कुछ कहने का है, कुछ भी नहीं कह सकते। और आज हमने एक एपिसोड चलाया कि देश की हत्या का षड्यंत्र, उसका भाग 1 हमने प्रस्तुत किया। उसमें हमने सवाल पूछे शंकराचार्यों से और संघ से। अब आपको कैसे लगे, आप जब देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद में हम आप की राय जान सकेंगे। हमने उसमें जो जो सवाल किए थे, वो सवाल हमारे नहीं, ये जनता के सवाल है, आम जनता के सवाल के। अब जनता क्या कर सोच रही है, क्या समझ रही है और क्या आदेश दे रही है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। जो जनता की आवाज़ है वो हमने प्रस्तुत कर दी। अब यहाँ पर देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई और राष्ट्रपति की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो गए। अब तो यहाँ पर जनता कह रही है कि राष्ट्रपति है ना धत्तात्मुख बधिर हो गई है, इस आज गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली हो गई है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी हो रही है, देश में की जनता त्रस्त है, तो उस समय भी वे चुप में।
उनको तो ये कहना चाहिए कि कुछ नहीं, आप ये सारे नाटक बंद कीजिए, परंतु ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक है, उनका एक अधिकार तो है ना कि वे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती, कर दे राष्ट्रपति शासन लागू। और इस जो गुजराती गैंग की सरकार है ना, इसको बर्खास्त कर दे, खत्म काम, सारा सब ये इनका जो सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। और सेना के प्रमुख को और CDS को देश का केयर टेकर PM बना दे और स्पष्ट कह ले कि अब ये देश का संचालन सेना करेगी। वे सेनाधिपति भी है, सेना को आदेश दे सकती हैं, किंतु अभी तक वो उन्होंने दिया नहीं और वो शायद देंगी भी नहीं, ये भी कंफर्म है। चलिए ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर राजनाथ सिंह ने कोई बड़ा विचित्र बयान दिया कि तीनों सेनाओं का एकीकरण करेंगे। अरे भैया, जो यहाँ पर जो विंग बनी हुई है ना अलग अलग, सबके अपने अपने अलग दायित्व हैं। आप एकीकरण करने का नाटक क्यों कर रहे हो? आप सेना के साथ क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? ये अच्छा नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। अब जो कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, ये तो राजनीति है, हम इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। अभी महाराष्ट्र में और गुजरात में जल कहर हुआ, तेज हवाएं चली और गुजरात में तो यह हालत हुई कि जो माता रानी के गरबा पंडाल थे ना, वो भी गिर पड़े, बहुत दोस्तों। अब आखिरकार यहाँ पर एक सवाल आता था कि एकाएक ये जल कहर इतना तीव्र गति से कैसे हो गया। ये मामला बड़ा सोचनीय चिंतन का सवाल, और इसमें तो हमें ऐसा लगा कि इसमें सरकार ही दोषी है। इसका भी एक प्रमुख कारण है, एक तो हमारे हिमालय की चट्टान बहुत कमजोर है, दूसरा यहाँ पर जो योजना है की है ना, और जो DPR बनी वो सब अविवेकी ढंग से बना दी गई और उन योजनाओं के आधार पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी चालू कर दी। तो उसके कारण पहाड़ दरकने लगे, जंगल समाप्त हो गए, न जाने क्या क्या स्थिति बनी। तो ये जल त्रासदी के लिए भी ये गुजराती सरकार, जो हमारी ये सरकार है ना, ये दोषी है। और जनता भी है ना, जनता भी अपराधी हो रही है, क्योंकि जो पर्यावरण की रक्षा करना है, वनों की रक्षा करना है, ये उसका दायित्व है। वह प्रकृति का श्रृंगार करना उसका दायित्व है, किंतु वो जनता भी अपना दायित्व नहीं निभा रही है और प्रकृति का संहार करने लगती। तो अब जब हम प्रकृति को जो दे रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही वापस करेगी। तो अब ये त्रासदियाँ आइए, त्रासदियाँ झेलो, जो प्रकृति को दिया है प्रकृति वही वापस कर रही है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहाँ संघ की भूमिका है ना बड़ी खराब हो गई। अब तो संघ के प्रति भी जनता में आक्रोश हो गया। अब छोड़ दीजिए ये बात, अब मोहन भागवत जी क्या करेंगे, अभी ये संघ से निपट लेते हैं। 5 तारीख को पूरा एक वो हर क्षेत्र में पथ संचालन निकालेंगे। उसमें जो उन्होंने उनके चिल्टों को बोला कि आप ऐसा प्रचार कीजिए और हर घर से एक एक व्यक्ति पथ संचालन में शरीक हो। अरे आप क्यों ये कर लो? जिसको आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, परंतु नहीं, अपनी शक्ति दिखाने के लिए ऐसे नाटक भी करना जरूरी है। कीजिए नाटक भाई, जनता तो सब जानती है ना, सच जानती है। और जो ये मुस्लिमों के खिलाफ जो छाती षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ना, वे नाकाम ही होंगे, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अब ये देश में है ना मनोवादी चरित्र नहीं चलेगा, मनोवादी सिद्धांत नहीं चलेंगे। अब इस देश में सनातन धर्म सिद्धांत चलेंगे। राष्ट्र का संचालन संविधान और कानून के हिसाब से होगा, इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगी। और यहाँ पर एक मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूँ, जो भी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे, सांप्रदायिकवादी षड्यंत्र रचे, वाणी संयम हिंसावादी षड्यंत्र रचे, इन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाना चाहिए। सबको तिहाड़ में डाल दो और आप सबसे पहले राष्ट्रपति सेना के हाथों में राष्ट्र का संचालन सौंप दे,
सेना सबको ठिकाने लगा देगी, सब वो कर देगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये भी अच्छी बात नहीं है, मगर अब जनता भी है ना, सब समझ चुकी है, उसकी आत्मचेतना ही जागृत हो गई है। वो विवेकवादी अगर उसमें सकारात्मक विवेक आ चुका है, इसलिए वो हर बात का जवाब देती है, दौड़ देती रहेगी, अब उसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए अभी यहाँ की भी बात कर दें। अब कल है ना विजयोत्सव मनाया जाए दशहरा पर। अरे भैया, नवरात्रि का समापन हो गया। मैं समापन से भी हम पूछते हैं कि लोगों ने दिखावे के धर्म दान की तो खूब प्रदर्शन किया, किंतु आत्मदर्शन और आत्मचिंतन कितनों ने किया? क्या अपना सच जाना? क्या अपने सच से कोई सबक लिया? कुछ भी नहीं लिया। कोई नया संकल्प किया? कुछ भी नहीं किया। अरे ये तो क्या है, मतलब ये कौन सा अध्यात्म है आपका? आप ये जो कट्टर धार्मिक बनने का नाटक करते हो ना, ये उचित नहीं है। कट्टर धार्मिक बन जाइए। कट्टर धार्मिक बनने में ही जीवन की सफलता है, अवतरण की सफलता है। यदि हमने सच्चे उपवास के साथ आत्मदर्शन किया और आत्मचिंतन किया ना, तो हम सन्मार्गी हो जाएंगे। हमारा रूप स्वरूप, चरित्र, व्यवहार, कार्य सब कुछ बदल जाएंगे। किंतु हम ऐसा चाहते नहीं। हम तो स्वार्थ के माया जाल में घुसे हुए हैं, धन के माया जाल में घुसे हुए हैं, विश्वासघात करते हैं, टोपेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, और न जाने क्या क्या कृत्य करते हैं। और फिर भी हम कहते हैं अरे हम हिंदू हैं। ये सच्चे हिंदुत्व का तत्व है ही नहीं। ये तो हिंदू विरोधी तत्व है, सनातन धर्म विरोधी तत्व है। तो आप कौन से धर्म का पालन कर लो? जरा ये भी तो अपने आप से आत्मचिंतन करो। ये मैंने जो महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत किए थे